नमस्कार, मैं हूं राहुल देव शर्मा और आप देख रहे हैं द सीएसआर जर्नल। 29 अगस्त यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये बेहद खास दिन होता है और इसी दिन मशहूर हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाई जाती है और इसी के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस खास अवसर को द सीएसआर जर्नल भी मना रहा है और इसके लिए हमारे साथ बेहद ही दो खास मेहमान जुड़ चुके हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले गुरजीत कौर जो हॉकी प्लेयर हैं, मशहूर हॉकी प्लेयर हैं, आपका स्वागत है। थैंक यू। और हमारे दूसरे बेहद खास मेहमान हैं चंद्रविजय सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद राहुल जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो हम शुरुआत करते हैं, बातों का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। और चूंकि 29 तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, खासकर खेल को लेकर जितने भी प्रेमी हैं इस दिन को बहुत ही खास तरीके से मनाते हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे, चूंकि आप लोग स्पोर्ट्समैन हैं, एक स्पिरिट पूरे देश भर में देखने को मिलती है, खासकर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो आप दोनों बारी बारी से सबसे पहले गुरजीत जी आप बताइए कि किस तरह से इस दिन को आप देखते हैं, किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रही हैं। एक बहुत बड़ा ये दिन है। जैसे मैं भी हॉकी प्लेयर हूँ, ध्यानचंद भी एक हॉकी प्लेयर थे और बहुत खास दिन ये होता है और उनका बर्थडे होता है। तो इस पूरे देश भर में जितने भी स्पोर्ट्स होती हैं उस ये उनके बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जैसे सब लोग को पता ही है कि अभी जो देश में एक महामारी चल रही है वायरस के कारण, तो हो सकता है कि जैसे बहुत अच्छे से जैसे उनका सेलिब्रेट करते हैं पहले, उतना अच्छे से सेलिब्रेट ना कर पाए। लेकिन जहाँ जहाँ भी जिसके क्लब्स हैं, अकेडमीज हैं, जहाँ भी कोई हॉकी खेल रहा है उस दिन में बहुत याद करता है और उनसे उनसे वो बहुत अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। विजय जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण है ये दिन। जी चूंकि ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होता है, तो हम लोग यहाँ पे से हर वर्ष हॉकी के टूर्नामेंट या जो भी खेल लोकल जो भी रहते हैं सारे कराए जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से खेल होना तो संभव नहीं है, लेकिन उसको हम लोग ऐसा ध्यान रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और इस पर्व को मनाया जाए। और विशेष रूप से हम खिलाड़ियों के लिए दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस खेल दिवस के दिन ही जो भी हमारे खेल में बड़े अचीवमेंट हैं, कोच हैं या जो खिलाड़ी हैं, उनको ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, इससे नवाजा जाता है खेल दिवस के ही दिन। तो मैं उन सभी खिलाड़ियों को, कोचेस को, सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अगर जो हम बात करें पोस्ट लॉकडाउन की, तो तमाम चीजें अब खुल रही हैं। अब आप लोगों की प्रैक्टिसेस भी शुरू हो रहे हैं और चूंकि आप गुरजीत जी आप खुद साउथ में हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं और आप गोरखपुर में आप भी लगातार कोचेस और तमाम लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। तो ये पोस्ट लॉकडाउन जो है वो स्पोर्ट्स के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण रखता है? स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज है और स्पोर्ट्स में सबसे अच्छी चीज है कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। जैसे सर ने पहले बोला है कि जैसे टीम गेम्स थी उसमें आपस में डिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे हम लोग खेलते हैं तो जो इंडिविजुअल होते हैं तो वो तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन जो टीम गेम्स थी वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल था उनके लिए। लेकिन फिर वही चीज था कि अपने आप को फिट भी रखना है, तो वो डिस्टेंस अपने अपने घर में ही रह के हम कर सकते थे, अपनी फिटनेस अच्छे से कर सकते थे। जो हम अपने स्पोर्ट्स के लिए जब भी हम ग्राउंड पे जाएं हमें कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि हम लोग फिट नहीं है या हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है इस चीज में। तो ये था कि जब भी प्रैक्टिस शुरू होगी, टीम गेम्स की प्रैक्टिस शुरू होगी, तो वो हम लोग अच्छे से कर पाए। जो एक टीम गेम की प्रैक्टिस होनी है वो एक चीज अलग चीज है, जो अपनी फिटनेस करनी है उस चीज से दूसरी अपनी टीम को नुकसान ना हो। इसलिए सब लोग अपने अपने घर रह के अपनी फिटनेस में ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि हम लॉकडाउन में अपनी फिटनेस अच्छे से कर पाए। चलिए, हर एक खिलाड़ी यही सोच रहा था कि लॉकडाउन के अंदर वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर सके और इसी की वजह से सभी लोग बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे। लेकिन अगर जो हम राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था
पहले ये हुआ करता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बनोगे और खेलोगे कूदोगे तो खराब बनोगे। अब उसका मायने बिल्कुल तरह से बदल गया है। अब खेलोगे कूदोगे तो नवाब बनोगे, यानी कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। तो मैं आप दोनों से एक एक समझना चाहूंगा। चंद्रविजय जी, आपसे पहले समझना चाहूंगा कि अब खेलों के मायने, नजरिए, हर चीज बदला है। अब माँ बाप यहाँ तक कि ये चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो आईएएस पीसीएस न बनकर वो खेलों में ज्यादा रुचि रखे, वो क्रिकेटर बने, वो रेसलर बने, वो हॉकी प्लेयर बने। तमाम इस तरह की चीजें अब हो रही हैं। जी राहुल जी, जो आपने अभी बोला कि पहले एक कहावत थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो ये अभी फिलहाल जो ये दौर चल रहा है, इसमें ये चीज़ें काफ़ी हद तक अब चेंज हो गई हैं। अभी जो भी गार्जियन है उनकी मानसिकता बिल्कुल बदल गई है। अगर कोई लड़का, उनका बच्चा है, खेल में रुचि अगर रख रहा है तो वो ज़रूर उसको खेल में डालते हैं, जिस भी खेल में वो इंटरेस्ट रखता है। और ये जो मायने बदले हैं, इसके पीछे जो हमारे खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है। जो ओलंपिक से मेडल का जो सूखा था, उसकी शुरुआत कर्णम मल्लेश्वरी, लेंडर पेस, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, जब ओलंपिक में मेडल आने लगे हैं, जिससे इन बड़े खिलाड़ियों को भी लोग जानने समझने लगे, तो गार्जियन भी इसमें जागरूक हुए कि खेल भी एक अच्छा करियर के रूप में चुनने के लिए खेल भी एक अच्छी वो है। तो उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, जो पहले लोगों के दिमाग में रहता था कि अच्छे करियर के लिए सिर्फ यही एक जगह है, तो उसके विपरीत अभी खेल भी एक अच्छा चीज़ बन के आगे आया है। और जो भी अच्छे गार्जियन हैं वो बच्चों को अपने खेल में ला रहे हैं। कुश्ती, जो कि गांव का खेल है, कुश्ती मतलब ज़्यादातर लड़के गांव से जुड़े हुए हैं। और आज की तारीख में मतलब हमको लगता है कि अगर उसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चे कुश्ती में आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी आप देखिए कुश्ती की नई नई एकेडमी, हर जगह एकेडमी चल रही है, बच्चे आ रहे हैं और प्रॉपर सिस्टमेटिक अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो गार्जियन का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि जो लोग अभी खेल की तरफ जागरूक हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों से, आप दोनों से बारी बारी से जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय खेल है, हॉकी है, इसके अलावा तमाम जो दूसरे खेल है उनको महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। एक ही खेल पूरे देश भर में लोगों को जुनून पैदा करता था, वो क्रिकेट। क्रिकेट में ग्लैमर था, तड़क भड़क था, पैसा था, और इसके अलावा क्रिकेटर स्टार्स कहलाते थे। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं क्या? आप लोगों से जानना चाहेंगे। सबसे पहले गुरजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में अब बदलाव आ रहा है? जी, पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, क्योंकि पहले सब लोग क्रिकेट को ज़्यादा देखते थे, क्योंकि क्रिकेट सबको पता था। क्रिकेट मतलब ऑलमोस्ट जानते थे वो कैसे खेलते हैं, या एक मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से समझ जाता है जो भी उसको देखता है। तो जो दूसरी गेम वाल इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, और बाकी सिर्फ और स्पोर्ट्स भी काफ़ी सारी स्पोर्ट्स थी, तो उनको थोड़ा-सा कम ध्यान देते थे। जो क्रिकेट था उस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते थे। तो और अभी देखा जाए तो हर स्पोर्ट्स को इक्वल मान रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अपने देश से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो देश सपोर्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो प्लेयर्स हैं वो अपने देश के लिए मेडल्स लेके आ रहे हैं। तो विजय जी, यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि इसके पहले जो क्रिकेट था उसकी राष्ट्रीय प्रसारण होता था, तमाम जो लोग थे उसके प्रति आकर्षित होते थे। लेकिन अब दूसरे खेल, चाहे वो कबड्डी हो या फिर कुश्ती हो या फिर हॉकी हो, हर कोई खेल अब एक ही नजरिए से देखा जाने लगा। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की जीत है, और इसके अलावा सरकारी तंत्र की भी क्या जीत है? क्या सामाजिक तंत्र की भी जीत है? अभी आपने जिक्र किया कि राष्ट्रीय प्रसारण पे जैसे क्रिकेट को दिखाया जाता था, तो मेरा मानना है कि अब से आप पीछे 15 साल 20 साल पहले चले जाइए, तो टीवी पे आप कोई भी चैनल या न्यूज़ चैनल अगर चलता हो स्पोर्ट्स का, तो क्रिकेट के अलावा कभी किसी दूसरे खेल के बारे में दिखाया ही नहीं जाता था। तो टीवी में जो चीज़ दिखाया जाता था तो बच्चे वही देखते थे और उन्हीं खिलाड़ियों को जानते थे, उसी से मोटिवेट होते थे। हॉकी है अपने देश का राष्ट्रीय खेल था, ओलंपिक के हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं हॉकी में। कुश्ती था, कुश्ती में पहले भी अच्छे खिलाड़ी थे, वो एशियन गेम्स के मेडलिस्ट थे, एथलेटिक्स में अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन कभी इन दूसरे खेल के खिलाड़ियों के बारे में कभी न्यूज़ में, टीवी में कभी दिखाया ही नहीं जाता था। तो बाहर के लोग, जो बच्चे हैं जिनको खेल में अगर आगे रुचि रखनी है, तो जो चीज़ उनको दिखाया जाता था क्रिकेट के बारे में, उनकी एक एक रूल्स, हर चीज़ वो टीवी में देख देख करके सीख गए थे। लेकिन बाकी खेलों को कभी उस पर दिखाया नहीं गया। इसमें गवर्नमेंट का बहुत हम वो नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका क्रिकेट का अपना मैनेजमेंट था,
इन्होंने जो भी प्राइवेट कंपनियां थी, चाहे सहारा हुई, हीरो होंडा हुई, कोका कोला हुई, सबसे टाई अप करके, और जो भी कंपनी थी सब उन्हीं को स्पॉन्सर करती थी। मतलब दूसरे खेलों में तो ये था, कई बार दिक्कत आती थी, न्यूज में आता था खिलाड़ी को खेलने जाना है और गवर्नमेंट के पास किट भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन एक क्रिकेट खिलाड़ी के लिए किट की लाइन लगी रहती है। तो अभी जो ये ट्रेंड बदला है, जो ओलंपिक में मेडल आने शुरू हुए हैं हमारे, जो खेलों में कबड्डी लीग शुरू हुई, कुश्ती लीग शुरू हुई, हॉकी लीग शुरू हुई, ये लीग शुरू होने से जो टीवी में हर जगह एडवर्टाइज में दिखाया जाने लगा खिलाड़ियों को, आज हर गांव का बच्चा बच्चा कबड्डी के सारे रूल्स जानता है। प्रो कबड्डी लीग में जो भी खिलाड़ी खेलते हैं उनको बाय नेम बाय फेस हर जगह पहचानता है किस गांव का रहने वाला है। तो जो चीज़ मीडिया में, न्यूज में, टीवी में, अगर जिस खेल के बारे में, जिसमें आप लोगों का, गवर्नमेंट ने भी इसमें काफ़ी सपोर्ट किया, हर खेल को समानता के भाव से अवसर दिया, तो आज ये स्थिति बन गई है कि जो भी खेल रिजल्ट दे रहा है तो उसको लोग सम्मान दे रहे हो, चाहे किसी भी खेल का खिलाड़ी हो। बिल्कुल, तो अभी जिस ये तरह से स्थिति आपने काफ़ी जिक्र हद किया तक बदल हीरो गई होंडा है। हो या फिर सहारा हो, तमाम जो कंपनियां हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनियां हो या फिर छोटी बड़ी कंपनियां, हर कोई स्पोर्ट्स को अब तवज्जो देने लगा है। यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर की। अब जितने भी कंपनियां हैं वो अब खेलों में भी रुचि लेने लगी हैं और सीएसआर फंड का अच्छा खासा जो अमाउंट है वो अब स्पोर्ट्स में देने लगी है। ये एक अच्छा मूव है। इसको लेकर गुरजीत जी क्या कहेंगे आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड को लेकर? एक बहुत अच्छी चीज़ चलाई जा रही है, क्योंकि जैसे अभी खेलो इंडिया शुरू किया है, पहले ये चीज़ नहीं थी। अभी वो खेलो इंडिया चीज़ शुरू की है तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उस चीज़ में जा रहे हैं, और जैसे कंपनियाँ हेल्प कर रही हैं और प्लेयर्स को हेल्प कर रही हैं, पूरे स्पोर्ट्स जितने भी कहीं कोई भी कैटेगरी में है, तो उसमें सब हेल्प कर रही है, तो ऑटोमेटिकली जो भी प्लेयर्स आता है उनके दिमाग में होता है कि हमें कुछ अच्छा करना है, और जैसे देश हमारे लिए हेल्प कर रहा है तो हमें भी देश के लिए कुछ ऐसा करना है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ चल रही है कि वो जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ वो ऐसे ही करते रहेंगे। बिल्कुल, अगर जो हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। चंद्रिका जी, क्या कहेंगे आप उन छोटे-छोटे गाँवों में से जो लोग निकल कर आते हैं और बड़े पैमाने पर अपना नाम सिर्फ रोशन नहीं करते बल्कि देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसे प्रतिभाओं को निखारने का काम जो है वो सरकार कहीं न कहीं कम नज़र आती है, कंपनियाँ, कॉर्पोरेट्स कम नज़र आती हैं। तो ये जो दिक्कत है उसको किस तरह से खत्म किया जाए ताकि जिसके अंदर प्रतिभा है वो सामने आए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करे? इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है? इसमें राहुल जी, मेरा जो अपना मानना है, जैसे भी आपने बताया सीएसआर के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, स्पॉन्सर कर रही हैं खेल में। जैसे उसका एक उदाहरण है, अभी हमारी जो कुश्ती फेडरेशन है, तो अभी टाटा मोटर्स ने पिछले 2 साल से जो भी हमारे सब जूनियर, जूनियर, सीनियर के खिलाड़ी अगर नेशनल टीम में सेलेक्ट हो रहे हैं या नेशनल में मेडल ले रहे हैं, तो उनको स्पॉन्सर कर रही है और हर महीने उनको स्कॉलरशिप देती है उनकी डाइट के लिए। और जो आपने बोला कि बच्चों को, जैसे ज़्यादातर लड़के कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, एथलेटिक्स, से जो भी खेल हैं इसमें मैक्सिमम बच्चे गांव से आते हैं, और कंपनियां भी जो भी अपना योगदान दे रही हैं, तो मैंने जो अभी तक देखा है वो हमेशा बड़े लेवल पे, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, जहाँ बड़े स्टेडियम है, या टॉप लेवल पे जो नेशनल टीम में खिलाड़ी हैं उनको तो सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अच्छी खासी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जो हमारा बेसिक जो बेस रूट है, जो गांव से हमारे बच्चे आते हैं, जैसे मैं बेसिकली गोरखपुर से रहने वाला हूँ, और जो बच्चे अब गोरखपुर में गांव में हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। वो जैसे 15 साल पहले जो ट्रेनिंग की व्यवस्था थी, आज भी सेम वही कंडीशन है। तो जो ये सुविधाएं हैं जो कंपनियां, और ऐसे मुझे लगता है कि बेसिक हर जगह मैक्सिमम गांव में अभी भी वही चीज़ें हैं, वही दिक्कतें हैं। क्योंकि कुश्ती अभी हर जगह, कुश्ती इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैट पे होने लगी। तो गांव की बेसिक ज़रूरत है, जहां अगर कुश्ती के सेंटर चल रहे हैं तो उनको कम से कम बेसिक एक मैट तो उनके पास होना चाहिए। हमारी दिक्कत ये है कि बच्चे हमारे जो बेसिक चीज़ है, 8 से 10 साल की एज में कुश्ती शुरू करते हैं, वो सारी बेसिक ट्रेनिंग अपनी मिट्टी के अखाड़े में शुरू करते हैं, गांव में मैट है ही नहीं। वाकई और में ये वो बेसिक बहुत ही ट्रेनिंग 2-3 साल अपनी दुर्भाग्यपूर्ण है करने के। क्योंकि हमारे देश में प्रतिभाओं की बिल्कुल कमी नहीं है। बस थोड़ी सी सुविधाएं हो जाएं तो ये जो प्रतिभाएं हैं वो अपने आप निखर कर आ जाएंगी। वाकई में अगर जो हम आप दोनों की निजी जिंदगी में झांकें तो बहुत ही संघर्षशील रहा है आप दोनों की जिंदगियां, और एक प्रेरणा
लोग जरूर आप लोगों की जिंदगी से लेंगे। तो मैं चाहूंगा गुरजीत जी आपसे, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, ये मुझे सुनने में आया और मैं पढ़ भी रहा था, जिसमें ये कहा गया कि आप 150 किलोमीटर हर दिन अपने गांव से शहर के लिए आती थी और प्रैक्टिस करने आती थी। वाकई में किस तरह से संघर्ष पूर्ण रहा शुरुआत के दिन, और शुरुआत के दिन के बाद अब किस तरह से जिंदगी में बदलाव आया हुआ है? जी, बिल्कुल, मैं पहले तो स्पोर्ट्स नहीं था, मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था स्पोर्ट्स का। लेकिन ये था कि जैसे पेरेंट्स स्कूल छोड़ने जाते थे, तो वहीं से लेके भी आते थे। तो काफ़ी दूर स्कूल था, जैसे 20 किलोमीटर जाना था, फिर उसके बाद फिर आना भी है। तो अप डाउन करना डेली बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद मेरी फैमिली ने डिसाइड किया, मेरे को और मेरी सिस्टर थे, हम दोनों जानों को हॉस्टल में डालने के लिए। जब हम हॉस्टल में जस्ट स्टडी के लिए गए थे, तो वहाँ जाके हम लोगों ने जब स्पोर्ट्स करते हुए और प्लेयर्स को देखा, तो और हमारा भी दिल किया कि हमें भी खेलना चाहिए। फिर मैं और मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया, हम दोनों ने हॉकी चूज़ किया और हम दोनों खेलना सीख गए। स्टार्टिंग में तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था, क्योंकि हॉकी स्टिक पकड़ना भी नहीं आता था और बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो बहुत दिक्कत आई थी और बहुत औखा लगता था खेलना। तो धीरे-धीरे हम खेलते गए, जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते थे, तो वैसे-वैसे हर प्लेयर हर एक दिन कुछ नया सीखता है। तो वैसे-वैसे फिर सीखते गए, फिर जैसे-जैसे हमें नॉलेज बढ़ती गई, हमारा एम भी बढ़ता गया, हमारा जो गोल था वो बढ़ता गया। जैसे-जैसे हम लोग बड़े होते गए, फिर वैसे ही हमारा जो एक टारगेट वो सेट होता गया कि हमें ये बनना है, हमें इस प्लेयर की तरह बनना है, हमें यहाँ पहुँचना है, हमें देश के लिए क्या करना है। तो ये सब काफ़ी लंबी जैसे देखें पीछे से, तो काफ़ी लंबा समय निकल चुका है इस चीज़ के लिए कि कैसे शुरू किया हम, कहाँ से मतलब कहाँ से उठे थे और क्या, क्योंकि बिल्कुल जो मेरा गाँव है, वहाँ बिल्कुल कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है। ये फिर आप एक मकाम पर आकर खड़ी हो गई हैं। चंद्रविजय जी आपसे भी जानना चाहेंगे, गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है बड़हलगंज, आप वहां से ताल्लुक रखते हैं और आपके पिताजी मिलिट्री में थे, और उसके बाद संघर्ष की कहानी आपकी भी शुरू हुई, और एक छोटे से गांव से निकलकर अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आपकी भी कहानी हम अपने दर्शकों से चाहूंगा कि आप बताएं कि किस तरह से आपका शुरुआती जीवन रहा, और अब जाकर इतना मकाम हासिल कर लिया, तो किस तरह से फीलिंग है आपकी? जी, चूँकि आपने बताया राहुल जी, बड़हलगंज के पास मेरा गाँव है, डेरवा गाँव है। तो चूँकि वो हम लोगों का कछार एरिया बोला जाता है, बेसिकली काफ़ी पिछड़ा एरिया है, सरयू जी के किनारे गाँव है। लेकिन कुश्ती का जो माहौल है हमारे पूरे एरिये में, कुश्ती काफ़ी लोकप्रिय है। बचपन से जब हम लोग मतलब होश संभाले, तब से हमारे गांव में कुश्ती का अखाड़ा चलता था। और हमारे घर में कुश्ती का माहौल था, जो कि पिताजी हमारे कुश्ती के कोच थे आर्मी में। हमारे बड़े चाचा थे, वो भी खुद कुश्ती लड़ते थे, वो भी कुश्ती के कोच थे। तो एक शुरू से एक माहौल ऐसा बन गया कुश्ती का कि एक मन में था कि कुश्ती हमको भी करना है। और गांव में बेसिक ट्रेनिंग अपनी गांव में करने के बाद यहाँ यूपी गवर्नमेंट की एक योजना चली रही, स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी स्पोर्ट्स कॉलेज में, गोरखपुर में है स्पोर्ट्स कॉलेज। तो 1988-89 में शुरुआत हुई थी, उसमें मैंने दाखिला लिया उस समय। और लगभग 5 वर्ष तक यहीं स्पोर्ट्स कॉलेज में अपनी जो भी ट्रेनिंग थी कि उसके बाद मेरठ में स्पोर्ट हॉस्टल है, वहाँ से फिर स्पोर्ट हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ। स्पोर्ट हॉस्टल में मतलब 95 से पहली बार मेरा जूनियर में पूना में मेडल आया। उसके बाद जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पोलैंड में हुई 95 में, उसके लिए सेलेक्ट हुआ। और 95 से लेकर के मतलब 2007 तक, और फिर 1999 में मैंने रेलवे ज्वाइन किया। क्योंकि रेलवे का खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। रेलवे एक ऐसी संस्था है जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं देश के, उनको एक जगह देती है, उनको एक रोजी रोटी का एक जरिया है। तो बिल्कुल रेलवे ज्वाइन चंद्रविजय के जी, बाद भी आप मैं, नॉर्थ ईस्ट रेलवे से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा गुरजीत कौर जी आप नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से बिलोंग करती हैं। जी तो राहुल जी, जो मैं बता रहा था, ये 2007 तक है, जो स्पोर्ट में स्पोर्ट पर्सन हम देश के लिए खेलते रहे। और 2010 से मैं भी इंडिया टीम जूनियर टीम के साथ था, 10-11 में जूनियर टीम का कोच था। 2011 से मैं अब तक कंटिन्यू अभी सीनियर नेशनल टीम का कोच हूँ अभी कुश्ती का। फिलहाल अभी तो लॉकडाउन की वजह से कैंप भी अभी ब्रेक चल रहे हैं। अभी 1 सितंबर से हम लोग का कैंप भी शुरू होना है,
क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तो अभी 1 सितंबर से कैंप की भी शुरुआत हो रही है। चलिए, आप लोगों से बात करके, आप दोनों जन से बात करके बहुत अच्छा लगा। वाकई में आप लोग बहुत ही स्वस्थ रहिए। कोरोना काल वाकई में हम सबके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है, और यहीं पर ये बातचीत खत्म करते हैं। आप लोगों से बात करके वाकई में द CSR जर्नल के दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। नमस्कार।